नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम वैदिक काल को देखने वाले हैं और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से जाना समझा और आज हम जानने वाले हैं वैदिक काल को। ये एक्चुअली इनका हिस्ट्री मेजर है और साथ में अंडरस्टैंडिंग भारत के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में आपको वैदिक काल पढ़ना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो वैदिक काल जो था ये सिंधु सभ्यता के बाद की सभ्यता थी। जब सिंधु सभ्यता की जब खोज नहीं हुई, यानी जब उसका उत्खनन नहीं हुआ, लोगों को यह ज्ञात नहीं था कि सिंधु सभ्यता नामक एक नगरीय सभ्यता वास्तव में एग्जिस्ट भी करती है, तो लोग मानते थे कि वैदिक सभ्यता ही जो है वो क्या है, भारत की पहली सभ्यता है थी। क्योंकि वैदिक काल की हमें जानकारी कई सारे ग्रंथों से मिलती है, लेकिन सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें इसके लिए कोई भी लिखित ग्रंथ एक्चुअली में अवेलेबल नहीं था। इस वजह से हमें मालूम नहीं था। जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ तब हमें ज्ञात हुआ कि ऐसी कोई सभ्यता भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, देखो इतिहास जो है आपका, इतिहास उसको हम तीन कालखंडों में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो पूरे हिस्ट्री को हम इन तीन भागों में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में जनरली हम पाषाण काल को रखते हैं, यानी इस काल में हमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, यानी यहाँ के लोगों को, इस सभ्यता के लोगों को ना ही लिखना आता था ना ही पढ़ना आता था। वहीं दूसरी ओर बात करें आद्य ऐतिहासिक की, तो आद्य ऐतिहासिक में हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम रखते हैं आद्य ऐतिहासिक में, क्योंकि यहाँ के लोग लिखना तो जानते थे लेकिन आज तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। और वहीं बात करें ऐतिहासिक की, तो ऐतिहासिक में हम ऐसे सभ्यता को रखते हैं जो लिखना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे, जिससे हम पढ़ भी पाएँ। ठीक है, ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं आपको मिल जाएंगे वैदिक काल में, जिससे हम अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ और वो हमारी भाषा में थी। ठीक है, तो इतिहास को इन तीन कालखंडों में बांटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। ठीक है, इसका जो समय काल था 1500 से 600 ईसा पूर्व का था, यानी सिंधु सभ्यता का कब था, 2500 से 1750। यानी जब सिंधु सभ्यता का समापन हुआ, जब सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई, तो उससे भी आपको 200 साल बाद जाकर ये वैदिक काल की सभ्यता हमारी बसी। ठीक है, आपको पता होगा कि किसी भी सभ्यता को बचने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ दिनों में कोई सभ्यता बच जाती है। किसी भी सभ्यता को बचने के लिए कई सौ साल का समय लगता है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 200 साल का गैप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है वैदिक काल और सिंधु सभ्यता के बीच। इस काल का नाम वैदिक इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो स्रोत है, इसकी जानकारी हमें मिलती है वो वेदों से मिलती है। यह काल आर्यों के आगमन और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था के विकास का काल था। तो ये जनरली आर्यों द्वारा बनाया हुआ एक समाज था। आर्य कहाँ से आए थे, आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और वही आकर पंजाब के सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। ठीक है, वैदिक काल ने भारतीय सभ्यता की मूल संरचना को आकार दिया और बाद की भारतीय संस्कृति की नींव रखी। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, यानी इसका बसा पूरा एक संपूर्ण गांव में था। वहीं जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इससे पहले हमने पढ़ा, तो वो एक शहरी सभ्यता थी। काल विभाजन और उनका ऐतिहासिक महत्व। तो वैदिक काल का पता लगाने के लिए इसके दो भागों की प्रकृति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों चरणों की प्रकृति अलग अलग है। वैदिक काल को हम कुल दो भागों में बांटते हैं।
पहला तो है आपका प्रारंभिक वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। इसमें क्या था कि समाज सरल और जनजातीय था, ठीक है। अर्थव्यवस्था वर्गीकरण आधारित था। धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित थी। राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रकृति की थी, ठीक है। इसमें क्या था कि जो आपका इसमें जात का विभाजन था, ठीक है, वो कर्म के आधार पर होता था। यानी आप कौन सा कर्म करते हैं, कौन सा काम करते हैं, उसके आधार पर आपका जो जात था वो निर्धारित हुआ करता था। जैसे कि मान लो आप वैश्य जाति के हो, ठीक है, और आप वैदिक काल में आप शिक्षक के रूप में काम कर रहे हो, एक शिक्षक है, तो आपका जो धर्म होगा उस वक्त, वो आपका जात होगा, वो आपका ब्राह्मण का होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जन्म के आधार पर जातियों को नहीं बांटा जाता था, यहाँ पर कर्म के आधार पर इस काल में जातियों को बांटा गया था। वहीं उत्तर वैदिक काल में, इसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं या ऋग्वैदिक युग भी कहते हैं। तो वैदिक काल का ही एक अंग है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच तक चला। और यहाँ जो था, जो जात पात था, वो जन्म के आधार पर यहीं से शुरू हुआ। यानी आप जिस स्कूल में आप जन्म लेंगे, आप वो उसी जात को फॉलो करेंगे। ऐसा इस काल से शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के दूसरे भाग से, ठीक है। इसमें क्या था कि समाज अस्मिश्र और वर्ग आधारित हो गया। कृषि प्रमुख था इस वक्त। राज्य व्यवस्था विकसित थी और कर्मकांड और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया गया इस काल में, ठीक है। इस काल यह काल भारतीय समाज के कम्युनिस्ट परिवर्तन का चरण था, ठीक है। भौगोलिक विस्तार, अब हम देखेंगे कि इसकी सीमाएं जो थी, वैदिक काल की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक थी। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्य मुख्यतः सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास करते थे। सप्त सिंधु क्षेत्र का मतलब इसमें पंजाब आया करते थे, उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्से भी शामिल थे। उत्तर वैदिक काल तक उनका विस्तार गंगा यमुना दोआब और पूर्वी भारत तक हो गया। इस विस्तार का मुख्य कारण कृषि के लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता और जनसंख्या में वृद्धि थी, ठीक है। अगला हमारा स्रोत, हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिली। उसके लिए कुछ ना कुछ स्रोत होगा, कुछ ना कुछ आपको किताबें मिली होंगी। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। वैदिक काल की जानकारी का मुख्य आधार साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। वैदिक काल की हमें जो जानकारी मिलती है, उसका मुख्य जो आधार है वो साहित्य है, ठीक है। इसमें आपको वेदों से इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें से आपके 4 प्रमुख वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद में आपका समाज और राजनीति की चर्चा होती है ज़्यादा, ठीक है। सामवेद में आपके संगीत की चर्चा है। यजुर्वेद में यज्ञ की चर्चा है। इसके साथ यजुर्वेद में युद्ध की भी चर्चा है, ठीक है। यजुर्वेद में इसके साथ युद्ध की भी चर्चा है। उसके साथ अथर्ववेद में लोक जीवन की चर्चा है। लोक जीवन के साथ यहाँ जादू टोने की भी चर्चा है। ये प्रश्न काफ़ी बार बनता है कि किस वेद में आपको जादू टोने का साक्ष्य मिलते हैं, तो वो है अथर्ववेद, ठीक है। और वही पूछेगा कि किस वेद से हमें संगीत की जानकारी मिलती है, तो वो है सामवेद, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी ग्रंथ है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें यज्ञ विधि वगैरह दी हुई थी। आरण्यक, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन होते थे, और उपनिषद जो दर्शन का रूप थी। ये ग्रंथ केवल धार्मिक नहीं थे, ठीक है, बल्कि उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी चित्र प्रस्तुत करते थे। यानी ऐसा नहीं था कि इन ग्रंथों में केवल धार्मिक बातें लिखी हुई थी, इन ग्रंथों में राजनीतिक बातें भी थी। उस वक्त की सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस वक्त की आर्थिक जीवन कैसे थे, ये सभी इन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब राजनीतिक व्यवस्था इसकी कैसी थी। प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था जनजातीय थी, यानी जनरली जनजाति और राजा का नाता प्रमुख था। राजा को जनजाति का प्रमुख माना जाता था। राजा निरंकुश नहीं होता था, ठीक है, यानी वो जनता की भलाई के लिए सोचता था, वो निरंकुश नहीं था। उसे सभा तथा समिति जैसी संस्थाओं की सलाह माननी पड़ती थी। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र मजबूत हो गया, राजा की शक्ति बढ़ गई, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में तो राजा जो था वो आपका प्रजा के हित में ज़्यादा काम करता था, और वो कुछ समितियां बनी हुई थी, जैसे कि आपका समिति और सभा जैसे कुछ ग्रुप्स बनी हुई थी। उसकी सलाह जो थी वो राजा को माननी पड़ती थी। ऐसा नहीं कि राजा जो बोल देगा वो हो जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सीन कुछ अलग हुआ। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि राजा की शक्ति बढ़ गई। अब शक्ति बढ़ गई तो वो किसी की बात तो सुनेगा नहीं भाई, उसकी खुद की पावर इतनी है कि वो कोई भी निर्णय ले सकता है। तो इस काल में बड़े राजाओं अर्थात जनपदों का भी निर्माण हुआ और शासन वंशानुगत हो गया। यानी
इस काल में जो है वंश के आधार पर आपका शासन चलने लगा, यानी राजा का बेटा ही दूसरा राजा बनेगा, उसके अलावा कोई प्रजा से उठकर कोई राजा नहीं बन सकता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ये होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी उसको बारे में देखेंगे। प्रारंभिक वैदिक समाज समानतावादी था और वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जो प्रारंभ में वैदिक समाज की शुरुआत जब हुई थी तो वहाँ पर काफ़ी समानता देखने को मिलती थी। जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति थी, वो कर्म के आधार पर निर्धारित होती थी और कोई भी छुआछूत नहीं होता था। ठीक है, वहीं स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञ में भाग लेने और सभा में उपस्थित होने का भी अधिकार था, यानी स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी शुरुआती ऋग वैदिक काल में। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में समाज में वर्ग विभाजन बढ़ गए, यानी यहाँ पर जब वर्ण जो है, अब वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म आधारित हो गई, न कि कर्म आधारित। इस काल में स्त्रियों की स्थिति कमजोर हो गई और सामाजिक असमानता बढ़ी। जैसे जैसे हम कहते हैं कि समाज आगे बढ़ता है, वो उसकी सोच जो है बढ़ती जाती है, यानी वह मानसिक रूप से उसका विकास होता है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में हमें उल्टा देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर में तो जो जातियाँ थी वो कर्म के आधार पर हुआ करती थी, स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे ऋग्वैदिक समाज बढ़ता गया और उत्तर वैदिक काल में पहुंचा तो उसकी जो जो विकास करने की क्षमता है, जो स्त्रियों को आगे बढ़ने की क्षमता थी और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना था, वो नहीं हो पाया और स्त्रियों को दबा दिया गया। ठीक है, ये एक पुरुष प्रधान पूर्णतः समाज था, पुरुषों का शासन था इस समाज में, पुरुष ही किसी परिवार का हेड हुआ करता था। ठीक है, अब आर्थिक जीवन, अब आर्थिक जीवन में हम देखेंगे कि लोग अपना व्यवसाय क्या क्या करते थे, उनका जीवन यापन कैसे होता था। तो प्रारंभिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर थी। जनरली गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था और जिनके पास जितना ज़्यादा गाय हुआ करती थी वो उतना ज़्यादा अमीर हुआ करता था। वहीं कृषि का महत्व कम था इस वक्त। ठीक है, परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई। लोहे के औजारों के प्रयोग से खेती में वृद्धि हुई। ध्यान रखिए, जो हमारा सिंधु सभ्यता था वहाँ पर लोहे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन जब लोहे की खोज कहाँ हुई, उत्तर वैदिक काल में आपका लोहे की खोज हुई। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस काल में लोहे की खोज हुई, तो उत्तर वैदिक काल में। और इससे क्या हुआ कि तरह तरह के औजार, खेती के औजार बनाए जाने लगे, जिससे व्यापार और शिल्प शिल्प विकास हुआ। इस प्रकार वैदिक अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पशुपालन से कृषि और व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था से परिवर्तित हो गया। ठीक है, हमारा अगला है धार्मिक जीवन। का धार्मिक जीवन कैसा था? तो प्रारंभिक वैदिक धर्म प्रकृति पूजा करती थी, पेड़ पौधों की पूजा करती थी, सूर्य की पूजा करती थी, इंद्र, अग्नि, वरुण, इन देवताओं की पूजा करती थी जो प्राकृतिक देवता माने जाते हैं। इस समय मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, यानी आज के समय जो हम मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं वैसा कुछ प्रचलन यहाँ पर नहीं था। ठीक है, और यज्ञ भी सरल होते थे यही। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आगे चलकर यज्ञ और कर्मकांड जटिल हो गए और ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया, यानी कोई भी आपको पूजा पाठ कराना तो वहाँ पर यज्ञ और कर्मकांड होने महत्वपूर्ण थे। ठीक है, यानी होना ही था, उस वक्त कंपलसरी था। ब्राह्मणों का इस वक्त प्रभाव बढ़ गया क्योंकि यही लोग जो थे वो यज्ञ वगैरह करवाया करते थे। उपनिषदों में आत्म और ब्रह्म और मोक्ष जैसे दार्शनिक विचारों का विकास हुआ, जिससे धर्म अधिक दार्शनिक बन गया। शिक्षा और संस्कृति कैसी थी? वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से दी जाती थी। ठीक है, जहाँ विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे, यानी जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो अपने घर से नहीं, सभी विद्यार्थी आपस में एक आश्रम में, गुरु के आश्रम में मिलकर वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा मौखिक परंपरा पर आधारित थी, वेदों को याद करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। संस्कृत भाषा का विकास इसी काल में हुआ। ठीक है, और यह विद्वानों तथा धार्मिक ग्रंथों की भाषा बन गई, यानी जितने भी आपको ग्रंथ देखने को मिलेंगे वो संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलेंगे और इसी काल में आपका संस्कृत भाषा का विकास माना जाता है। कला और संस्कृति, वैदिक काल में स्थापत्य कला का अधिक विकास नहीं हुआ क्योंकि प्रारंभिक आर्य घुमंतु जीवन जीते थे। फिर भी साहित्य और काव्य रचना अत्यंत विकसित थी, जिसका प्रमाण वेदों के मंत्र और ऋचाएं हैं। संगीत, छंद और उच्चारण की परंपरा भी अत्यंत विकसित थी। ठीक है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? वैदिक काल भारतीय सभ्यता के निर्माण का आधार काल था क्योंकि इसी समय सामाजिक संरचना, धार्मिक विचार, भाषा, राजनीतिक संस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई। बाद में भारतीय संस्कृति और दर्शन पर इस काल का गहरा प्रभाव पड़ा।
अब वैदिक काल का अंत देखते हैं। वैदिक काल का अंत किसी अचानक घटना से नहीं हुआ, बल्कि यह धीरे धीरे महाजनपद युग में परिवर्तित हो गए। यानी जो शुरुआत में वैदिक काल था, क्या हुआ कि ये तो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन इसका अंत नहीं हो गया सीधा सीधा, ठीक है। ग्रामीण जो है धीरे धीरे जाकर एक शहरी सभ्यता में बसने लगे, यही लोग जाकर शहर में जाकर बसने लगे, तो यही आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लेता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनका जो था वो पतन हो गया था, यही आगे चलकर महाजनपद में जाकर बसने लगे, ठीक है। अब निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि निष्कर्षतः वैदिक काल भारतीय इतिहास का आधार स्तंभ है, जिसने भारतीय सभ्यता की मूल संरचना तैयार की है। इस काल में विकसित सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारों ने आगे चलकर भारतीय संस्कृति को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है। यानी जनरली जो इस काल में जो आपका जो नियम कानून थे, जो कर्मकांड हुआ करते थे, आपका जो भी यज्ञ वगैरह हुआ करते थे, वो आप देखेंगे कि आज भी वो चल रहा है। तो हम इसलिए इसे कह सकते हैं कि वे ये जो है वैदिक काल जो है भारतीय इतिहास का आधार स्तंभ है, ठीक है। यानी इसी को बेस मानकर हम आज का जीवन भी जी रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा आज का जीवन भी इन्हीं सब कार्यों से चलता है। तो ये था हमारा पूरा वैदिक काल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।